गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, कल के चैप्टर में हम लोगों ने राष्ट्रवाद के चैप्टर को लगभग समाप्त किया और आज आपका एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। उससे जुड़ा हुआ है, उसका ही विस्तार है, यूँ मानिए, अंतर्राष्ट्रीयतावाद या इंटरनेशनलिज्म। हम यदि इतिहास के पन्नों को देखें तो इस निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि 19वीं शताब्दी जहां राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, वहीं 20वीं शताब्दी ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद की राह को खोला। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उनके विश्लेषण, उनके मूल्यांकन और उनका तथ्यपरक अध्ययन ये बताता है कि राष्ट्र राज्यों के उदय के बाद से राष्ट्रवाद और उसके बाद जो दो विश्व युद्ध हुए, यानी पहला 1914 से 1919 के बीच में और दूसरा 1939 से 1945 के बीच में, इन दोनों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नई अवधारणाओं के उदय के रास्ते भी खोले। विध्वंस तो हुआ ही, लेकिन उस विध्वंस ने भी वैचारिक क्षेत्र में नए रास्ते, नई राहें, नई अवधारणाओं को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। पहले देखें इसका अर्थ या इसकी परिभाषाएं। ग्लोबल विलेज या विश्वग्राम, ये कंसेप्ट आपने पॉलिटिकल साइंस में कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। विश्वग्राम या ग्लोबल विलेज क्या है? या ये शब्द भी आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, इस वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, इसमें केवल वही वस्तुएं और वही सेवाएं आती हैं जो वैधानिक रूप से स्वीकृत हैं, लीगली एक्सेप्टेड। जैसे आप ये कह सकते हैं कि इसमें कई चीज़ें ऐसी भी आ सकती हैं, वस्तुएं और सेवाएं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का उल्लंघन करती हैं, वो इस दायरे में नहीं आई। केवल वो वस्तुएं और वो सेवाएं जो राष्ट्रों के द्वारा किसी अनुबंध के रूप में स्वीकृत की गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद की शुरुआत के जो कारक थे, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई दो विश्व युद्धों ने। देखिए, इस बात को तो आप जानेंगे और मानेंगे भी कि विध्वंस बेहद आसान होता है, मुश्किल है निर्माण। जैसे मैं आपको 2001 पे लेकर चलूं, जब ये तालिबान सत्ता अफगानिस्तान में आई थी और उन्होंने बड़ी बेरहमी से बुद्ध की वो जो प्राचीन प्रतिमाएं थीं, इसके बारे में कि पूरे विश्व ने ये कहा कि बजाय इनको तोड़ने के, यदि आप कहें तो वहाँ से उनको निकाल लेते हैं। तकनीक इतनी बढ़ गई है आजकल आगे कि उनको वहाँ से रीस्टोर किया जाना पॉसिबल था। वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है कि प्राचीन मंदिर, इमारतें, स्मृति चिन्ह वहाँ से हटाया जाना पॉसिबल था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आप कल्पना करें कि उनको बनाने में कितना समय लगा होगा, तब जाकर वो निर्मित हुई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया
कि विध्वंस हमेशा आसान रहा है निर्माण की तुलना में। और चाहे विचार हो या कोई संस्कृति या कोई अवधारणा, वैश्विक जो क्षेत्र है या जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद है, इंटरनेशनलाइजेशन है, उसकी पृष्ठभूमि में यही तत्व मूल रूप से काम करता है। और इसके अलावा एक जो आइडिया है, एक जो विचार है, जो इसकी पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में लगातार चलता है, वो ये है कि हम सब मानव हैं, मनुष्य हैं, और मूलभूत रूप से मनुष्यों की ज़रूरतें, मनुष्यों की सीमाएं और मनुष्यों की रुचियां करीब करीब बराबर होती हैं। एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा ये कहती है कि 99.99% मनुष्य का डीएनए बराबर है। और ये कोई आज नहीं हुआ है। जब से सृष्टि पर मनुष्य बना है तब से ही ये चीज़ समान है। लेकिन फिर इतने वैचारिक, सांस्कृतिक अवरोध किस लिए हैं? इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीयतावाद कुछ वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है। उसकी कुछ परिभाषाएं हम देखें, मैं आपके सामने रखता हूँ। मैड्रियागा एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, एक राजनीतिक विचारक हुए हैं। उनका यह मानना है कि विचारों और समाचारों की दृष्टि से आज विश्व ने एक संयुक्त इकाई का रूप धारण कर लिया है, यानी एक जॉइंट यूनिट। अब तो आप लोग जिस ज़माने में जीवित हैं, और ये आपके लिए गर्व की बात है, ये इंटरनेट का युग कहलाता है। केवल आपके मोबाइल फ़ोन पर या आपके लैपटॉप पर या आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से आप पूरी दुनिया से कभी भी कहीं भी जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। और इसका एक प्रभाव सामने ये आता है कि आप दूसरी संस्कृतियों को, दूसरी सभ्यताओं को, दूसरे देशों के बारे में अपनी जानकारी को विस्तार दे सकते हैं, और ऐसा वो लोग भी कर रहे होते हैं। ये जो प्रवाह है वस्तुओं और सेवाओं का, जिसको आप वैश्वीकरण कहते हैं, ये एक तरफा तो नहीं हो सकता, दो तरफा है। वो आपको जानते हैं, आप उन्हें, और फिर आप इस बात को समझ पाते हैं राजनीति के क्षेत्र में कि दरअसल कोई खास अंतर नहीं है। ये रंग भेद, आर्थिक संपन्नता, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ये बाद में पता पड़ता है कि दरअसल मूलतः मनुष्य तो एक ही है, और उसकी ज़रूरतें, उसकी आवश्यकताएं और उसकी आकांक्षाएं लगभग बराबर है। इसका पीछे जो मूल तत्व है वो ये मानता है कि क्योंकि मनुष्य बराबर हैं, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं और उनको पूरा करने के लिए उसकी जो यूँ कहें इसको हम सिद्धांततः या व्यवहारतः जो रणनीतियाँ हैं, वो भी ज़्यादा आक्रामक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था द्वितीय विश्व युद्ध दरअसल उग्र राष्ट्रवाद के समापन का अध्याय भी था, जो जर्मनी में, इटली में, उस समय के जापान में फैला था। लेकिन वो जो उग्र राष्ट्रवाद था, जो साम्राज्यवाद के ऊपर खड़ा हुआ था, या जिसकी परिणति साम्राज्यवाद के रूप में उभर कर सामने आई थी, वो उसका समापन अध्याय था। और इसका फर्क ये पड़ा कि अब दुनिया के जो विकासशील, अर्धविकसित और विकसित तीनों जो श्रेणी के देश थे, आप लोगों ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ा है अपने पूर्व के क्लासेस के अंदर, उसमें आप देखेंगे इस चीज़ को कि विकसित, अर्धविकसित और विकासशील देशों की जो श्रेणियां हैं, ठीक है, आपने एक स्केल लिया और इसके आधार पर उनको नाप दिया, लेकिन मानवता की दृष्टि से आप पाएंगे कि वहाँ जो निवासी निवास कर रहे हैं वो लगभग समान हैं, उनमें कोई वैचारिक अंतर नहीं है। अगली परिभाषा जो है विलियम लॉयड गैरिसन की है, आप इसको नोट करें। उनके शब्दों में, हमारा देश विश्व है, हमारी देशवासी संपूर्ण मानव जाति है, और हम अपनी जन्मभूमि को उसी प्रकार प्यार करते हैं
जिस प्रकार हम अन्य देशों से प्रेम करते हैं। देखिए, ये उदार राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, जिसके अंदर आप अपने राष्ट्र से जो प्रेम करते हैं, वैसे ही आप इस बात पर यकीन करते हैं कि दूसरे देश भी अपने देश को चाहते हैं, और ठीक वैसे ही जैसे वो हमारे राष्ट्रवाद का सम्मान कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हम भी उनके राष्ट्रवाद का सम्मान करें, उनके राष्ट्रीय प्रतीकों का, उनकी धरोहरों का, उनके विश्वासों को हम भी पहचानें और उस पर यकीन रखें। एक अधिक प्रभावशाली परिभाषा वॉल्टर थिनर और पीटर ने दी है। वो कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीयतावादी मानवता की आधारभूत एकता में विश्वास करते हैं और विभिन्न राष्ट्रों के बीच की बाधाओं को दूर या कम करना चाहते हैं। अब ये देखिए, सवाल महत्वपूर्ण है, और ये सवाल उठा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों में, जब खोजा गया कि भाई केवल 20 साल की अवधि में 1914 से 1919 पहला विश्व युद्ध और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो आखिर ऐसे क्या वजह रही कि केवल 20 साल की अवधि में जो प्रथम विश्व युद्ध से सबक सीखे जाने चाहिए थे वो नहीं सीखे गए। कारण ये था, देशों के बीच में पारस्परिक मतभेद शुरू से रहे। आज अभी आप देखें, हम भारत की बात करें, तेलंगाना राज्य है, उसके बाद जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा लिया गया, आज भी कायम है। लेकिन आप ये पाएंगे कि राज्यों के बीच में भी रहन सहन, खान पान, भाषा एक विषय रही है। यदि हम भारत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कुछ मुद्दों पर आपसी विवाद होना स्वाभाविक है, पर अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो राह खोलता है वो रहा है कि ये विवाद बगैर किसी युद्ध या संघर्ष के समाप्त किए जा सकते हैं। अब वो कैसे होगा या इसके अन्य लक्षण क्या हैं, इसकी बात हम अपने आगे के लेक्चर्स की सीरीज में करेंगे। थैंक यू।